नमस्कार। आज हम लोग एक बर्निंग टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है प्लाज्मा थेरेपी, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, कन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी, जो आजकल काफ़ी चर्चा में है, काफ़ी सुर्खियों में है कि आखिर यह प्लाज्मा थेरेपी होता क्या है। जब से कोरोना महामारी आरंभ हुआ है तब से वैज्ञानिक लोग या डॉक्टर्स इस प्लाज्मा थेरेपी की तरफ अध्ययन कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि प्लाज्मा थेरेपी से कहीं ना कहीं कोरोना के समस्या का कुछ ना कुछ क्या निकल जाए, हल निकल जाए। इस पर वो लोग क्या कर रहे हैं, अपना शोध कर रहे हैं। तो आज हम लोग देखेंगे प्लाज्मा थेरेपी है क्या। और जब से कोरोना महामारी आया है बहुत सारे टर्म्स आप लोग को समाचार में सुनने को मिलता होगा, जैसे एंटीबॉडी, एंटीजन, इम्यूनिटी, ब्लड प्लाज्मा, सीरम। इन सभी टर्म्स के बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, विस्तार से जानेंगे। तो प्लाज्मा थेरेपी के साथ साथ हम लोग इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण शब्दावली है उसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। कन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी है क्या। प्रयास है कि इस वीडियो में बहुत बेसिक से हम लोग कहाँ तक जाए, प्लाज्मा थेरेपी तक पहुँचे और बहुत अच्छे से क्या करें, समझा दे। इसको इंग्लिश में हम लोग नोट्स को लिख दिए हैं। जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं अगर वो सुन लेंगे तो उनको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रयास है कि दोनों माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए यह लाभप्रद सिद्ध हो और यह आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है। तो हम लोग शुरू करें। कन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी है क्या। कन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी जानने से पहले इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली के बारे में, टर्मिनोलॉजी के बारे में हम लोग क्या करते हैं, जान लेते हैं। अगर ये शब्दावली हम अच्छे से समझ जाएंगे, टर्मिनोलॉजी अगर अच्छे से समझ जाएंगे तो हम स्वयं कन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी जानने में क्या हो जाएंगे, सक्षम हो जाएंगे। तो इससे संबंधित जो सबसे पहला शब्द है वह आपका क्या है, ब्लड है, रुधिर या रक्त जिसको कहते हैं। तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि रक्त एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, यानी कि यह क्या है, द्रव संयोजी क्या होता है, उत्तक होता है। और रक्त का दो प्रमुख भाग होता है, एक लिक्विड कंपोनेंट होता है और दूसरा क्या होता है, सॉलिड कंपोनेंट होता है। यानी कि द्रव वाला भाग होता है और ठोस भाग होता है। और रक्त के द्रव वाले भाग को ही क्या कहा जाता है, प्लाज्मा कहा जाता है। यानी कि लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। और रक्त का जो ठोस भाग होता है उसको क्या कहा जाता है, ब्लड कॉर्पसस, यानी कि रक्त कोशिका कहते हैं। तो यहाँ पे जो ब्लड प्लाज्मा है इसको हमको क्या रखना है, ध्यान रखना है, क्योंकि इसी से प्लाज्मा थेरेपी शब्द उत्पन्न हुआ है। यानी कि रक्त का जो द्रव वाला लिक्विड पार्ट होगा वह क्या कहलाएगा, ब्लड प्लाज्मा कहलाएगा। और रक्त का जो कोशिका वाला भाग होगा वह क्या कहलाता है, ब्लड सेल्स कहलाता है। और रक्त में 3 प्रकार का कोशिका होता है, लाल रक्त कोशिका, आरबीसी, श्वेत रक्त कोशिका जिसको क्या कहते हैं, डब्ल्यूबीसी, और तीसरा क्या होता है, प्लेटलेट्स होता है। तो ब्लड के बारे में क्या जाने, यह एक संयोजी उत्तक है, कनेक्टिव टिश्यू है। इसका 2 प्रमुख भाग है, द्रव वाला भाग जिसको ब्लड प्लाज्मा कहते हैं और ठोस भाग जिसको ब्लड कॉर्पसस कहते हैं। अब ब्लड प्लाज्मा में लगभग 90% क्या रखता है, जल रखता है। यानी कि ब्लड प्लाज्मा जो लिक्विड कंपोनेंट है ब्लड का, रक्त का जो द्रव वाला हिस्सा है उसमें 90% क्या होता है, जल होता है। और जो रक्त होता है उसमें 55% प्लाज्मा और 45% क्या होता है, रक्त कोशिका होता है। इनके 55% ऑफ द ब्लड इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा। रक्त का जो 55% भाग है वह किसका बना होता है, प्लाज्मा से निर्मित होता है, जो कि एक अहम घटक है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसका, ब्लड का है। तो ब्लड प्लाज्मा पूछ दे क्या है, तो यह रक्त का एक द्रव घटक है, लिक्विड कंपोनेंट होता है और यह रक्त का 55% का निर्माण करता है। और इसी ब्लड प्लाज्मा से हम लोग आगे क्या अध्ययन करेंगे, प्लाज्मा थेरेपी के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। अगर यहाँ पर चित्र देखें तो यहाँ पर सिलेंड्रिकल जो है, बेलनाकार जो आकृति है वो किसको बता रहा है, ब्लड वेसल्स को बता रहा है। ब्लड वेसल्स से बाहर क्या निकल रहा है, ब्लड निकल रहा है, रक्त निकल रहा है। जिसमें जो येलो कलर का जो स्ट्रक्चर है, पीले रंग का संरचना है, जो द्रव जैसा दिख रहा है वह क्या कहलाता है, ब्लड प्लाज्मा कहलाता है। और इसी ब्लड प्लाज्मा में कौन बिखरा रहता है, क्या बिखरा रहता है, तो ब्लड सेल्स बिखरा रहता है। और कितने प्रकार का ब्लड सेल्स होते हैं, तो 3 प्रकार का, लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका और प्लेटलेट्स। तो यहाँ पे जो पीला रंग का भाग है वह किसको बता रहा है, ब्लड प्लाज्मा को बता रहा है। और इसी को निकाल कर प्लाज्मा थेरेपी में क्या किया जा रहा है, उपयोग किया जाएगा। तो इसको ध्यान रखना है। अब देखते हैं ब्लड सीरम क्या होता है। यह भी बहुत बार आप लोग सुने भी होंगे ब्लड सीरम क्या होता है। तो जानिए, जब ब्लड क्लॉट करता है, रक्त अस्कंदित होता है या रक्त का थक्का जमता है, तो उस रक्त के थक्का से द्रवनुमा क्या होता है, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, द्रवनुमा संरचना बाहर निकलते रहता है। उसी द्रव को क्या कहा जाता है, ब्लड सीरम कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं ब्लड क्लॉट से निकलने वाले फ्लूइड को, द्रव को क्या कहा जाता है, ब्लड सीरम कहा जाता है। रक्त के थक्का से निकलने वाले द्रव को क्या कहा जाता है, ब्लड सीरम
कहा जाता है। अगर इस हम चित्र में देखते हैं, इस चित्र में नीचे जो पीला वाला भाग है वो किसको बता रहा है? ब्लड क्लॉट को बता रहा है, स्कंदित रक्त को बता रहा है। और इस ब्लड क्लॉट से जो फ्लूइड निकल रहा है, द्रव निकल रहा है, जिसको लाल रंग से यहाँ पर दिखाया गया है, वो किसको बता रहा है? ब्लड सीरम को बता रहा है। तो यहाँ पर ब्लड सीरम जब भी कहेंगे तो समझ जाएंगे रक्त के थक्का से निकलने वाले द्रव को क्या कहा जाता है? ब्लड सीरम कहा जाता है। तो ब्लड प्लाज्मा जहाँ पर रक्त का द्रव वाला भाग होता है, ब्लड सीरम जो होता है स्कंदित रक्त क्लॉटेड ब्लड से निकलने वाला क्या होता है? द्रव होता है। तो इसको हम लोग को क्या रखना है? ध्यान रखना है। अब हम लोग ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सीरम के बीच का अंतर देख लेते हैं। तो ब्लड प्लाज्मा जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यह रक्त का लिक्विड कंपोनेंट है, रक्त का द्रव वाला भाग जो है वह क्या कहलाता है? ब्लड प्लाज्मा कहलाता है। जबकि ब्लड सीरम क्या है? स्कंदित रक्त क्लॉटेड ब्लड से निकलने वाला जो द्रव होता है उसको क्या कहते हैं? ब्लड सीरम कहते हैं। तो जहाँ ब्लड प्लाज्मा जो है रक्त का द्रव वाला भाग है, ब्लड सीरम क्या है? कोगुलेटेड ब्लड जो है स्कंदित रक्त से निकलने वाला क्या होता है? द्रव होता है। ब्लड प्लाज्मा का जो रंग होता है हल्का पीला होता है, जैसा कि आप लोग चित्र में देखे भी होंगे। ब्लड सीरम जो होता है वह कलरलेस होता है, उसका कोई रंग नहीं होता है। ब्लड प्लाज्मा में बताए थे क्या होता है? रक्त कोशिका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स इसमें क्या होते हैं? बिखरे रहते हैं। और साथ साथ ब्लड प्लाज्मा में फाइब्रिनोजेन होता है। जबकि ब्लड सीरम क्या होता है? कोई रक्त कोशिका नहीं होता है और ना ही उसमें क्या होता है? फाइब्रिनोजेन होता है। तो जहाँ की ब्लड प्लाज्मा में ब्लड सेल्स होंगे, ब्लड सीरम में ब्लड सेल्स नहीं होंगे। और ब्लड प्लाज्मा चूँकि रक्त का हिस्सा है, ब्लड का पार्ट है, तो यह स्कंदित हो सकता है, इसका कोगुलेशन हो सकता है। जबकि ब्लड सीरम का क्लॉटिंग नहीं हो सकता। तो दो चार जो अंतर समझे वो क्या है कि ब्लड प्लाज्मा रक्त का द्रव वाला भाग है, जबकि ब्लड सीरम जो है वह ब्लड क्लॉट में से निकलने वाला क्या है? द्रव है। ब्लड प्लाज्मा का जो रंग है वह क्या होता है? हल्का पीला होता है, जबकि ब्लड सीरम क्या होता है? रंगहीन होता है। ब्लड प्लाज्मा में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स पाए जाते हैं, जबकि ब्लड सीरम में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स नहीं पाए जाते हैं। ब्लड प्लाज्मा क्लॉट कर सकता है, स्कंदित हो सकता है, जबकि ब्लड सीरम स्कंदित नहीं हो सकता। तो उम्मीद करते हैं हम लोग कि आप लोग ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सीरम जो शब्द है वो अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे टर्म्स की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग शब्द आते हैं कि एंटीबॉडी और एंटीजन होता क्या है। बार बार आप शब्द सुनते होंगे कि एंटीबॉडी है और यह क्या है? एंटीजन है। तो एंटीबॉडी और एंटीजन होता क्या है इसको समझिए। जो भी हमारे शरीर में वायरस या बैक्टीरिया अंदर प्रवेश करता है वह आपका क्या कहलाता है? पैथोजेंस कहलाता है। वह क्या कहलाता है? पैथोजेंस। तो हमारे शरीर में कोई भी फॉरेन मटेरियल्स प्रवेश करता है वह फॉरेन मटेरियल्स क्या कहलाएगा? एंटीजेन कहलाएगा। और उससे लड़ने के लिए जो हमारे शरीर में प्रोटीन उत्पन्न होता है उसको क्या कहा जाता है? एंटीबॉडी कहा जाता है। यूँ समझिए कि अगर मान लीजिए कि हमारे देश में आतंकवादी का हमला हो, आतंकवादी टेररिस्ट हमारे देश के अंदर क्या हो, देश के सीमा के अंदर प्रवेश कर जाए, तो वह आतंकवादी क्या कहलाएगा? एंटीजन कहलाएगा। और उससे लड़ने के लिए जो हमारे सैनिक खड़े होंगे वह सैनिक हमारे क्या कहलाएंगे? एंटीबॉडी कहलाएंगे। तो अगर हम बायोलॉजी के भाषा में कहें तो कोई भी फॉरेन मटेरियल्स, कोई भी बाहरी पदार्थ जो शरीर में प्रवेश करता हो और संक्रमण उत्पन्न करता हो, इन्फेक्शन उत्पन्न करता हो, उसको क्या कहा जाता है? एंटीजन कहा जाता है। और उससे लड़ने के लिए जो हमारे शरीर में जो प्रोटीन उत्पन्न किया जाता है वह क्या कहलाता है? एंटीबॉडी कहलाता है। तो एंटीबॉडी समझ लीजिएगा हमारे देश का सैनिक है, हमारे शरीर का सैनिक है जो हमको रक्षा करता है। जबकि एंटीजन जो है वह टेररिस्ट है, आतंकवादी है जो हमारे शरीर में क्या होता है? प्रवेश करता है। इस चित्र में अगर देखा जाए तो जो बैगनी कलर से हम लोग दिखाएं वह क्या है? एंटीबॉडी है। और जो ग्रीन कलर से दिखा रहे हैं वह क्या है? एंटीजन है। और जब भी एंटीजन हमारे शरीर में प्रवेश करता है एंटीबॉडी उससे जाकर क्या करता है? बाइंड कर जाता है, जुड़ जाता है और एंटीजन को क्या करता है? समाप्त कर देता है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग तैयार नहीं रहते हैं। मान लीजिए कि कश्मीर का कोई बॉर्डर है, वहाँ पे तैयार है नहीं और अचानक से आतंकवादी का क्या होता है? हमला हो जाता है। तो अचानक से अगर आतंकवादी का हमला हो जाए तो क्या हो सकता है? क्षति पहुँचाएगा। लेकिन उसके एवज में हम लोग क्या करते हैं? वहाँ पर सैनिक भेज देते हैं, सैनिक छावनी लगा देते हैं ताकि दोबारा वह हमला नहीं कर सके। उसी तरह हमारे शरीर में भी होता है। कभी कभी नए प्रकार का कोई वायरस आता है, वो अचानक से हमारे शरीर में हमला कर देता है, जिसके कारण हमारा एंटीबॉडी तैयार नहीं रहता है और वो हमारे शरीर को क्षति पहुँचा
पहुंचा देता है। लेकिन अगर सेकेंड टाइम वही वायरस अगर आक्रमण करे हमारे शरीर पर तो उसके लिए हमारे शरीर में उतना एंटीबॉडी उत्पन्न हो जाता है ताकि उससे लड़ सके। तो सेकेंड टाइम वह वायरस अटैक करे तो उतना ज़्यादा हम लोग को क्षति नहीं पहुंचाता है। तो एंटीबॉडी और एंटीजन में अंतर समझ गए कि एंटीजन वह बाहरी पदार्थ है जो हमारे शरीर पर आक्रमण करके संक्रमण उत्पन्न करता है, इन्फेक्शन उत्पन्न करता है, जबकि एंटीबॉडी हमारे शरीर का वैसा प्रोटीन है जो एंटीजन से क्या करता है, लड़ता है। और भी हम लोग जानते हैं कि एंटीबॉडी और एंटीजन में अंतर क्या है। अब हम लोग यहाँ एंटीबॉडी और एंटीजन के बीच में अंतर भी स्पष्ट कर दिए हैं, लिख दिए हैं, ताकि आप ज़्यादा बेहतर समझ सके कि एंटीबॉडी और एंटीजन होता क्या है। एंटीबॉडी को ग्लोबुलिन्स भी कहा जाता है, जबकि एंटीजन को इम्यूनोजेंस भी कहा जाता है। तो यह बायोलॉजिकल टर्म्स है। कभी कभी एंटीबॉडी के जगह आपको इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी उपयोग कर सकता है और एंटीजन के जगह इम्यूनोजेंस भी उपयोग कर सकता है। तो एंटीजन और एंटीबॉडी में अंतर देखते हैं। पहला तो क्या है कि एंटीबॉडी एक ऐसा अणु है जो जंतु के शरीर में क्या होता है, निर्मित किया जाता है ताकि फॉरेन मटेरियल से क्या कर सके, लड़ सके, बाहरी पदार्थ से क्या कर सके, लड़ सके। तो एंटीबॉडी का निर्माण हमारे शरीर के भीतर विदेशी पदार्थ से, फॉरेन में बाहरी पदार्थ से लड़ने के लिए क्या होता है, उत्पन्न किया जाता है। जैसे वायरस है, बैक्टीरिया है, ये सब अचानक से हमारे शरीर में आक्रमण कर दे, अटैक कर दे, तो हमारे शरीर में क्या होगा, एंटीबॉडी उत्पन्न होता है उससे लड़ने के लिए। और एंटीजन क्या है, तो एंटीजन वैसा बाहरी पदार्थ है जो हमारे शरीर में प्रवेश करता है जिसके कारण एंटीबॉडी का क्या होता है, निर्माण होता है। तो अगर हम अपने भाषा में कहें तो एंटीबॉडी सैनिक हो गया, तो एंटीजन क्या हो गया, आतंकवादी हो गया। आतंकवादी हमारे बॉर्डर के अंदर प्रवेश करता है तभी हमारे सैनिक क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं उनसे युद्ध लड़ने के लिए। तो एंटीबॉडी हमारे शरीर में संश्लेषित होता है, एंटीजन बाहर से आता है। अगला जो अंतर है कि प्रत्येक एंटीबॉडी क्या होता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है, प्रोटीन का अणु होता है, जबकि एंटीजन जो होता है वह या तो प्रोटीन हो सकता है या पॉलीसैकेराइड हो सकता है। पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट का एक क्या है, प्रकार है। तो जहां एंटीबॉडी प्रोटीन होता है, एंटीजन आपका प्रोटीन भी हो सकता है या कार्बोहाइड्रेट यानी कि पॉलीसैकेराइड भी हो सकता है। और एंटीबॉडी जो होता है वह प्लाज्मा कोशिका के सतह पर या बॉडी में जो फ्लूइड द्रव मौजूद होता है वहाँ पे मौजूद होता है। तो इस पॉइंट को नोट कर लेंगे, इसको अच्छे से गौर करेंगे कि एंटीबॉडी प्लाज्मा सेल पर मौजूद रहता है, जबकि एंटीजन जो होता है वो माइक्रोब्स, जो सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में आते हैं उसके या तो सतह पर चिपका रहता है या फ्री मॉलिक्यूल के रूप में वैसे भी हमारे शरीर में क्या कर सकता है, प्रवेश कर सकता है। यानी कि एंटीजन यूँ समझिए या तो बैक्टीरिया के शरीर पर चिपक के आ जाएगा या वैसे ही तैरते हुए हमारे शरीर के भीतर क्या होगा, प्रवेश करेगा। जबकि एंटीबॉडी जो होगा वो प्लाज्मा में क्या होता है, मौजूद होता है। और यही कारण है कि प्लाज्मा थेरेपी नाम दिया गया, क्योंकि प्लाज्मा के माध्यम से इसी एंटीबॉडी का हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो यहाँ तक समझ गए हम लोग। उम्मीद करते हैं कि एंटीबॉडी और एंटीजन के बारे में भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग आते हैं अगले टॉपिक की ओर कि इम्यूनिटी क्या है। अब इम्यूनिटी देखते हैं। बार बार जब से कोरोना महामारी आरंभ हुआ है, बार बार डॉक्टर्स बोल रहे हैं या बार बार निर्देश दिया जा रहा है कि इम्यूनिटी को बढ़ाना है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। ताकि यह इम्यूनिटी है क्या, तो इम्यूनिटी किसी भी जीव का वैसा क्षमता है जिसके कारण यह क्या करता है कि जब भी कोई फॉरेन मटेरियल हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो उसको पहचानता है कि अच्छा यह फॉरेन मटेरियल है, और उससे लड़ने के लिए हमारे शरीर में एंटीबॉडी क्या करता है, उत्पन्न करता है, या कोशिका को क्या करता है, उत्पन्न करता है। यानी कि सिंपल अगर एक लाइन में कह दे तो रोग से लड़ने की क्षमता को क्या कहा जाता है, इम्यूनिटी कहा जाता है। मान लीजिए वायरस हमारे शरीर में क्या किया, प्रवेश किया, तो हमारा शरीर उस वायरस को पकड़ लेगा, उसको रिकॉग्नाइज करेगा कि अच्छा ये तो हमारे शरीर का हिस्सा है नहीं, या बाहर से आया है, या हमारे शरीर में इन्फेक्शन क्या कर सकता है, संक्रमण उत्पन्न कर सकता है। और उस वायरस से लड़ने के लिए हमारे शरीर में क्या होगा, तुरंत एंटीबॉडी का क्या किया जाने लगेगा, निर्माण किया जाने लगेगा। और वह एंटीबॉडी फिर उस वायरस से क्या करेंगे, लड़ेंगे और उसको क्या करेंगे, शरीर से निकाल देंगे। तो बाहर से आए कोई भी पदार्थ से को पहचानना और उससे लड़ने के लिए कोशिका को भेजना और लड़ के उसको मार के क्या करना, शरीर से बाहर निकाल देना, यही क्या कहलाता है, इम्यूनिटी कहलाता है। यूँ समझे सामान्य भाषा में कि अगर कोई आतंकवादी कश्मीर में प्रवेश किया तो पहले तो यहाँ पहचानेंगे, अच्छा ये हमारे देश का नागरिक है नहीं, यह आतंकवादी है। उससे लड़ने के लिए तुरंत क्या करेंगे,
फोर्स को भेजेंगे, सैनिक को वहाँ पर भेजेंगे, सैनिक उसको क्या करेगा, मार गिराएगा, तो हम कहेंगे हमारा सुरक्षा तंत्र क्या है, मजबूत है। उसी तरह यहाँ आतंकवादी के जगह पर यहाँ पर कौन हमारे शरीर में प्रवेश करेगा, वायरस प्रवेश करेगा। हमारा शरीर इसको पहचानेगा कि यह हमारे शरीर का नागरिक नहीं है बल्कि यह बाहर से आया है, और उससे लड़ने के लिए सैनिक को भेजता है, जिस सैनिक का नाम क्या होता है, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी उसको मार के क्या होता है, गिरा देता है। तो कहते हैं हमारा इम्यूनिटी क्या है, स्ट्रांग है या मजबूत है। तो उम्मीद करते इम्यूनिटी समझ गए होंगे, रोग प्रतिरोधक क्षमता समझ गए होंगे क्या होता है। और इम्यूनिटी का ठीक विपरीत शब्द होता हुआ है ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, देखिए भिन्न भिन्न प्रकार के जीव मौजूद हैं, या इंसान में भी क्या है, इम्यूनिटी सबका अलग अलग है। किसी का इम्यूनिटी क्या होता है, बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, जिसके कारण छोटा मोटा बैक्टीरिया या वायरस के कारण वह संक्रमित नहीं होते हैं। किसी का इम्यूनिटी इतना कमज़ोर होता है कि बार बार वह क्या होते रहते हैं, बीमार पड़ते रहते हैं। तो वैसे कोई भी व्यक्ति जो संक्रामक एजेंट, इन्फेक्शस एजेंट में के चलते तुरंत बीमार पड़ जाते हैं, तो वह क्या कहलाता है, ससेप्टिबल कहलाता है। यानी कि इम्यूनिटी का उल्टा क्या हो गया, ससेप्टिबिलिटी। यानी कि रोग से लड़ने का क्षमता जिसका बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो वह क्या कहलाएगा, ससेप्टिबल कहलाएगा। तो उम्मीद करते हैं इम्यूनिटी और ससेप्टिबिलिटी समझ गए होंगे। अब देखते हैं कि हमारे शरीर में इम्यूनिटी का विकास कैसे होता है, एक व्यक्ति के शरीर के भीतर इम्यूनिटी उत्पन्न कैसे होता है। तो एक व्यक्ति के भीतर इम्यूनिटी विकसित करने का 3 माध्यम है, 3 डिफरेंट वेज है। पहला जो तरीका है वह है इम्यूनिटी थ्रू डिजीज, बीमारी के माध्यम से ये रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करना। अब मन में सवाल आता है भाई कैसे, बीमारी के माध्यम से रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे उत्पन्न होता है। तो हम लोग देखते हैं कि बीमारी के माध्यम से इम्यूनिटी कैसे डेवलप करते हैं। एक हम लोग कहावत सुनते हैं कि हर समस्या के साथ समाधान जन्म लेता है। दुनिया में कोई ऐसा समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं ढूंढा जा सकता। हो सकता है कुछ विलम्ब से ढूंढा जाए लेकिन समस्या का समाधान जरूर निकलता है। वही चीज़ यहाँ पर है। देखिए क्या होता है, समझिए इसको हम लोग फिर आतंकवादी और सैनिक से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई ऐसा भारत का क्षेत्र है जहाँ पे हम एकदम निश्चिंत है कि वहाँ पर कोई आतंकवादी हमला नहीं हो सकता है, इसलिए वहाँ पर हम लोग ज़्यादा सैन्य बल नहीं दिए हुए हैं, और अचानक से वहाँ पर क्या हो जाए, आतंकवादी का हमला हो जाए। तो हो सकता है वो अचानक से हमला हुआ तो हम लोग को ज़्यादा क्षति पहुँचाएगा, लेकिन क्या होगा, अब हम लोग क्या हो जाएंगे, सचेत हो जाएंगे। हम लोग को लग जाए कि उस पार्ट में, भारत के उस हिस्सा में आतंकवादी हमला हो सकता है। अब हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर सैनिक को क्या करेंगे, डिप्लॉय कर देंगे, वहाँ पर सैनिक को क्या करेंगे, तैनात कर देंगे। अब दोबारा उस पार्ट पर अगर आतंकवादी का हमला होता है तो अब आतंकवादी का नुकसान होगा, ना कि देश का नुकसान होगा। ठीक इसी तरह हमारे शरीर में होता है। हमारे शरीर में कोई अचानक से नया बीमारी आक्रमण करता है, मान लीजिए कोरोना है, अचानक से क्या किया, अटैक कर दिया हमारे शरीर पे। अब कोरोना अटैक किया तो इसके लिए कोई एंटीबॉडी तो तैयार था नहीं हमारे शरीर में, इससे लड़ने के लिए तो कोई सैनिक तैयार थे नहीं, इसलिए यह हमारे शरीर को क्या किया, क्षति पहुंचा दिया। लेकिन नेक्स्ट टाइम क्या होगा, शरीर को अब पता चल गया कि कोरोना जैसा ही कोई वायरस हमारे शरीर पर आक्रमण कर सकता है, इसलिए शरीर अब क्या करेगा, एंटीबॉडी का निर्माण क्या कर देगा, शुरू कर देगा, ताकि दोबारा वही वायरस अगर शरीर पर आक्रमण करे तो एंटीबॉडी उससे क्या कर सके, लड़ सके। तो पहली बार में अगर कोई पैथोजेन, कोई वायरस हमारे शरीर पर क्या करता है, आक्रमण करता है, तो उस समय क्या होता है, एंटीबॉडी बहुत कम होता है उससे लड़ने के लिए, जिसके कारण वह पैथोजेन हमारे शरीर में बीमारी उत्पन्न कर देता है। लेकिन उस अब आक्रमण के एवज में अब शरीर हमारा क्या उत्पन्न करने लगता है, एंटीबॉडी उत्पन्न करने लगता है, ताकि दोबारा वही वायरस अगर आक्रमण करे तो फिर हम उससे क्या कर सके, लड़ सके। ये क्या है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है। यानी कि एक ही प्रकार का वायरस अगर एक लाइन में कह दे तो बार बार हमारे शरीर का क्षति नहीं पहुंचा सकता है। जैसे हम क्लास में भी देखते हैं कि क्या होता है कि टेस्ट हम लोग लेते हैं तो क्या होता है कि नए प्रकार का प्रश्न स्टूडेंट के सामने रखा जाता है। तो हो सकता है कि उस टाइम टेस्ट देते टाइम नए प्रकार के प्रश्न को देखकर परीक्षार्थी को कम नंबर आए,
लेकिन वही प्रश्न अगर एग्ज़ाम में आएगा तो वो छात्र क्या कर सकते हैं, उस प्रश्न में अच्छा जवाब दे सकते हैं। क्योंकि पहली बार अचानक से टेस्ट में क्वेश्चन आ गया, वो लोग तैयार थे नहीं उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। लेकिन अगली बार वो समझे कि नहीं, इस टॉपिक में अच्छे से तैयारी करना है ताकि एग्ज़ाम में नहीं फंस सके, और एग्ज़ाम में जब फाइनल एग्ज़ाम में बैठे तो उसी टॉपिक में वह अच्छा नंबर लाते हैं। सेम यही चीज़ है, अचानक से कोई नया वायरस आक्रमण करता है, हम तैयार नहीं रहते, हमारे शरीर में उतने एंटीबॉडी नहीं रहता है, लेकिन सेकेंड टाइम हमारे शरीर में इतना ज़्यादा एंटीबॉडी आ जाता है कि उससे हम दोबारा अच्छे से लड़ सकते हैं। अब हमारे शरीर का एक और विशेषता है कि अब कोई सेल उत्पन्न कर दिया, मान लीजिए जो वायरस पहली बार आक्रमण किया था उसके लिए हम सेल उत्पन्न किए उससे लड़ने के लिए, तो वो सेल को अब मेमोरी सेल कहा जाएगा। मेमोरी सेल कहने का मतलब उस कोशिका को याद होगा कि मेरा जन्म किसके लिए हुआ, किस वायरस से लड़ने के लिए हुआ। ऐसा नहीं कि वो सेल उत्पन्न हुआ और दोबारा हुआ वायरस आक्रमण किया तो भूल गया कि अच्छा यही वायरस था और नहीं भगाया, तो उसको याद रहता, उसको मेमोरी सेल कहा जाता। दोबारा अगर वह वायरस आक्रमण करेगा तो उसको तुरंत रिकॉग्नाइज कर लेगा कि अच्छा यही वायरस था जो पिछली बार क्या किया था, आक्रमण किया था, और उसको वह क्या करेगा, मार गिराएगा। और यह मेमोरी सेल का जो मतलब ये होता है, मेमोरी होता है, वो कभी कभी जीवन भर तक रह जाता है, लाइफ टाइम रह जाता है। इसलिए देखिएगा प्राचीन टाइम में हम लोग जो बहुत सारा बीमारी का नाम सुनते थे जो विलुप्त हो चुके थे, इसका कारण क्या है कि उसके विरुद्ध हमारे शरीर में एंटीबॉडी अब डेवलप हो गया है। अब वो हम लोग पर आक्रमण करते भी हैं तो एंटीबॉडी उसको क्या करता है, मार के गिरा देता है। अब यह ड्यूरेशन ऑफ इम्यूनिटी, अगला जो टॉपिक है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर में कितने दिनों तक रह सकता है। किसी वायरस के विरुद्ध जो एंटीबॉडी हमारे शरीर में उत्पन्न हुआ वह एंटीबॉडी कितने दिनों तक सक्रिय रह सकता है। तो यह अलग अलग प्रकार की बीमारी पर भी क्या होता है, निर्भर रहता है। जैसे कुछ बीमारी मीजल्स सुनते होंगे, मम्स सुनते होंगे, स्मॉल पॉक्स, पोलियो है, इस सब के विरुद्ध जो एंटीबॉडी डेवलप हुआ, विकसित हुआ हमारे शरीर में, इसका प्रभाव अब लाइफ लॉन्ग रहेगा, जीवन भर रहेगा। दोबारा अगर पोलियो का आक्रमण होगा, स्मॉल पॉक्स का आक्रमण होगा तो हमारे शरीर में मौजूद जो एंटीबॉडी है वो उससे लड़ते रहेंगे, उसका खात्मा करते रहेंगे। यही कारण है कि बच्चे में पोलियो का क्या किया जाता है, ड्रॉप पिलाया जाता है, ताकि एक बार एंटीबॉडी फॉर्मेशन हो गया तो लाइफ टाइम उससे क्या करते रहेगा, लड़ते रहेगा। लेकिन कुछ और भी डिजीज है जैसे टाइफाइड हो गया, फीवर हो गया, इसके लिए भी हमारे शरीर में एंटीबॉडी क्या होते हैं, विकसित करते हैं। लेकिन यह 1 साल के लिए रह सकता है, 2 साल के लिए रह सकता है, हो सकता है 2 साल बाद फिर से क्या हो जाए, टाइफाइड हम लोग को आक्रमण अटैक कर दे, डिप्थीरिया क्या करे, अटैक कर दे। तो याद रखना है कि कुछ ऐसी भी बीमारी है जिसके विरुद्ध जो एंटीबॉडी आता है वह लाइफ टाइम तक उससे क्या होता है, लड़ता है। कुछ ऐसी भी बीमारी है जिसके लिए 1 साल तक लड़ सकता है, 1.5 साल तक उसका प्रभाव धीरे धीरे क्या होने लगता है, घटने लगता है। जैसे कश्मीर है, बड़ा संवेदनशील जगह है, वहाँ पर सालों भर एकदम सैनिक चौकन्ना रहते हैं कि कभी भी आतंकवादी हमला हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसा भी हमारे देश का क्षेत्र होगा जहाँ पे मान लीजिए बम ब्लास्ट हुआ तो 6 महीना के लिए वहाँ पर सैन्य बल ये कर दिए, डिप्लॉय कर दिए, 1 साल के लिए कर दिए, उसका धीरे धीरे वहाँ से सैनिक के छावनी को क्या करते हैं, हटा लेते हैं, क्योंकि अब पता है कि वहाँ पे दोबारा बम ब्लास्ट नहीं होगा। उसी तरह कुछ ऐसे भी बीमारी है जिससे लड़ने के लिए जीवन भर हमारा एंटीबॉडी सचेत रहता है, और कुछ ऐसे बीमारी है जिसके लिए 1 वर्ष 1.5 वर्ष तक सचेत रहते हैं, उसके बाद वो नहीं कर पाते हैं कार्य। अब फ्लू एपिडेमिक्स, अब फ्लू महामारी क्या है, देखिए कभी कभी क्या होता है, इन्फ्लुएंजा सुनते होंगे, इन्फ्लुएंजा से बहुत लोग मारे गए, या कुछ खास प्रकार के वायरल इन्फेक्शन से बहुत लोग मारे गए, महामारी फैल गया। तो आखिर ये महामारी फैलता कैसे है, क्या फ्लू का जो वायरस है हमारे शरीर में आक्रमण करता है तो एंटीबॉडी नहीं लड़ता है उससे, आखिर क्या वजह है कि ये महामारी का रूप धारण कर लेता है। तो समझिए क्या है कि जो फ्लू का जो वायरस है वो क्या होता है, सेल टू सेल ट्रैवल करता है, कोशिका से कोशिका एक जगह से दूसरे जगह जाता है, ना कि ब्लड के माध्यम से, ना कि रक्त के माध्यम से या कोई द्रव के माध्यम से। तो देखिए एंटीबॉडी कहाँ पाया जाता है, ब्लड में पाया जाता है। तो ब्लड में कोई दुश्मन आए तभी तो लड़ेगा। मान लीजिए सैनिक खड़ा है ज़मीन पे और पता चले हवाई जहाज़ से हमला कर दे, जेट फाइटर प्लेन से हमला कर दे, तो हम लोग तो मारे ही जाएंगे। वही चीज़ है यहाँ पर, एंटीबॉडी पर मौजूद है
तो वही चीज़ यहाँ पर है। यहाँ पर क्या है, एंटीबॉडी मौजूद रहता है ब्लड फ्लूइड में, रक्त के द्रव में, और वायरस जो होता है सेल टू सेल ट्रैवल करके आ जाता है। फ्लू का जो वायरस है कोशिका से कोशिका ट्रैवल करके आता है, जिसके कारण नहीं लड़ पाता है। दूसरा कारण है कि जो फ्लू का जो वायरस है वह तुरंत अपना स्ट्रेन चेंज करते रहता है, तुरंत क्या करता रहता है, अपने में परिवर्तन लाते रहता है। और तुरंत तुरंत परिवर्तन लाते रहे तो उससे लड़ने के लिए अलग अलग प्रकार का जो एंटीबॉडी है तुरंत में नहीं बन पाता। जितना तेज़ी से वायरस अपना स्ट्रेन को बदल लेता है, हमारे शरीर में एंटीबॉडी उतना तेज़ी से अपने स्ट्रेन को नहीं बदल सकता है, जिसके कारण भी फ्लू क्या होता है, महामारी का रूप ले लेता है। यह भी एक क्या है, महत्वपूर्ण कारण है। तो पूछ दिया कि फ्लू महामारी का रूप क्यों ले लेता है, आखिर हमारे शरीर के एंटीबॉडी इससे लड़ने में सक्षम क्यों नहीं होता है। तो बहुत सारे वायरस ऐसे हैं जो कोशिका से कोशिका स्थानांतरित होते हैं, रक्त के माध्यम से नहीं होते हैं। चूँकि रक्त में ये पाया जाता है एंटीबॉडी, इसलिए वो लड़ नहीं पाते हैं। दूसरा क्या होता है, जो वायरस होते हैं अपना जो स्ट्रेन होते हैं उसको बहुत तेज़ी से बदल सकते हैं, लेकिन एंटीबॉडी उतना तेज़ी से नहीं बदल सकते हैं, जिसके कारण भी वो नहीं लड़ पाते हैं। अब वैक्सीनेशन क्या होता है, सुनते होंगे वैक्सीनेशन। बच्चा जब जन्म लेता है तो कुछ वर्षों तक उसको अलग अलग प्रकार का क्या दिया जाता है, वैक्सीन दिया जाता है। तो आखिर ये वैक्सीनेशन है क्या और आवश्यक क्यों होता है। वैक्सीनेशन समझते होंगे भाई इंजेक्शन दे दिए वैक्सीनेशन है, लेकिन वास्तव में वैक्सीनेशन है क्या, इसको आज समझिए, समझाते हैं। देखिए अभी बताएं कि हमारे शरीर में इम्यूनिटी डेवलप करने का एक तरीका तो है कि वायरस अटैक करे हमारे शरीर पर, कोई फॉरेन मटेरियल हमारे शरीर में प्रवेश करे और उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडी क्या हो, विकसित हो। लेकिन क्या जरूरी है कि हर बार हम बीमार पड़े तभी एंटीबॉडी हमारे शरीर में विकसित करे। ऐसा कुछ टेक्निक नहीं है कि बीमारी से पहले ही हमारे शरीर में इतना ज़्यादा एंटीबॉडी रहे कि वह बीमारी हम पर आक्रमण नहीं कर पाए। यानी कि हर बार भारत पर आक्रमण हो, भारत पे बम ब्लास्ट हो, तभी सैनिक को हम तैनात रखेंगे। उससे बेहतर है कि पहले ही सेंसिटिव जगह पर सैनिक को तैनात रख दे ताकि आतंकवादी प्रवेश करने का सोच ही नहीं सके। तो वैक्सीनेशन भी वही माध्यम है, पहले से ही सैनिक को तैयार करके बॉर्डर पर रखा जाता है ताकि टेररिस्ट प्रवेश करने का सोचे भी नहीं। अब वैक्सीनेशन में किया क्या जाता है इसको समझिए। अब देखिए हमारे शरीर में एंटीबॉडी तभी बनेगा जब कोई फॉरेन मटेरियल, बाहर से कोई पदार्थ, वायरस, बैक्टीरिया या कुछ भी प्रवेश करे, तभी हमारा शरीर क्या बनाएगा, एंटीबॉडी बनाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक तेज़ी यहाँ पर करते हैं, बाहर से कोई मरा हुआ पैथोजन, मरा हुआ वायरस, मरा हुआ बैक्टीरिया या उसके शरीर के कुछ हिस्सा को तोड़ के, या एकदम कमज़ोर वायरस जो हमारे शरीर में प्रवेश भी करे तो कुछ कर नहीं सकता है, उसको हम अपने व्यक्ति के शरीर में डाल देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मृत वायरस, तो ऐसे मृत ही होता है, कोई बैक्टीरिया है, मृत बैक्टीरिया है या कोई डेड पैथोजेन है, उसको शरीर में डाल दिए। वो जहाँ शरीर में प्रवेश किया, शरीर उसको पहचान जाता है कि यह बाहर से आया हुआ क्या है, मटेरियल है, और तुरंत अपने शरीर में क्या करने लगता है, एंटीबॉडी का निर्माण करने लगता है ताकि वह वायरस प्रवेश किया है तो उससे लड़े। और हम बताए थे कि यह जो एंटीबॉडी होता है, यह जो कोशिका उत्पन्न होता है, वो मेमोरी सेल की तरह क्या करता है, काम करता है। दोबारा अगर उस वायरस का क्या होगा, आक्रमण होगा, तो क्या हो सकता है, यह जो सेल है उससे क्या कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। तो मान लीजिए कि कोई बैक्टीरिया है, उससे लड़ना है, या इन साइंटिस्ट को खतरा है कि भाई इस प्रकार का बैक्टीरिया हमारे शरीर पर आक्रमण कर सकता है, तो क्या करेगा, उस मृत बैक्टीरिया को पहले ही शरीर में इंजेक्ट कर देगा, और जहां वह शरीर में प्रवेश किया, शरीर को लगेगा कि बाहर से कोई क्या आया है, पदार्थ आया है, वह एंटीबॉडी क्या करेगा, उत्पन्न करना शुरू करेगा, और पहले से ही सैनिक लोग क्या रहेंगे, तैनात रहेंगे। और जहाँ अब सही में बैक्टीरिया, जिंदा बैक्टीरिया आक्रमण करेगा, ये लोग उसको क्या करेंगे, मार गिराएंगे। यानी कि यूं समझ लीजिए कि किसी क्षेत्र में जानबूझकर 3-4 ठो आतंकवादी, नकली आतंकवादी को प्रवेश करवा दिए, और वहाँ पर क्या हो गया, पुलिस बल चौकन्ना हो गए। बाद में जब असली आतंकवादी प्रवेश किए, उसको मार गिराए। तो वैक्सीनेशन समझे, वैक्सीनेशन एक तकनीक है जिसमें क्या होता है, संक्रमण से पहले ही शरीर में क्या उत्पन्न कर दिया जाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कर दिया जाता है। वैक्सीनेशन में क्या किया जाता है, मृत पैथोजेन को व्यक्ति के शरीर में डाला जाता है, जिसके एवज में शरीर हमारा एंटीबॉडी उत्पन्न कर लेता है। इससे यह फायदा होता है कि वह पैथोजेन अगर आक्रमण करता है वास्तव में, तो उसको क्या किया जाता है, मार गिराया जाता है। उम्मीद करते हैं वैक्सीनेशन अब आप समझ गए होंगे। अब जो अगला शब्द है वह है एंटीटॉक्सिन।
अब जो अगला टॉपिक हमारे सामने है वो है एंटीटॉक्सिन। एंटीटॉक्सिन दो शब्दों से मिलकर बना है। एंटी मीन्स प्रति यानी कि विपरीत, टॉक्सिन मीन्स क्या होता है, जहर। अब वैसा एंटीबॉडीज जो हमारे शरीर में मौजूद जहर को क्या करता हो, न्यूट्रलाइज करता हो, उसको क्या कहा जाता है, एंटीटॉक्सिन कहा जाता है। अब हमारे शरीर में जहर कहाँ से आएगा, तो कुछ खास प्रकार के बैक्टीरिया, कुछ खास प्रकार के जो आपको जीवाणु होते हैं वह भी जहर छोड़ते हैं, टॉक्सिन छोड़ते हैं। तो हमारे शरीर में या तो बैक्टीरियल टॉक्सिन हो सकता है, या कभी कभी सुनते होंगे किसी व्यक्ति को सांप काट लिया, स्नेक बाइट हो गया, स्नेक बाइट के कारण भी सांप का जो जहर है हमारे शरीर में आ जाता है। तो यदि किसी व्यक्ति के शरीर में जहर आ जाए, चाहे वह जीवाणु का जहर हो, बैक्टीरियल टॉक्सिन हो या सांप का जहर हो, उससे लड़ने के लिए जो एंटीबॉडीज होते हैं हमारे शरीर में उसको क्या कहा जाता है, एंटीटॉक्सिन कहा जाता है। तो एक अगर लाइन में कह दिया जाए, वैसे एंटीबॉडीज जो जहर को क्या करता हो, न्यूट्रलाइज करता हो, उसको उदासीन करता हो, उसको क्या कहते हैं, एंटीटॉक्सिन कहते हैं। आजकल क्या होता है, एंटीटॉक्सिन आर्टिफिशियली भी बनाया जाता है, कृत्रिम रूप से भी क्या किया जाता है, बनाया जाता है, जिसको एंटीडोट कहा जाता है। सांप के जो जहर है उसको काटने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, एंटीडोट का उपयोग किया जाता है। अब मन में सवाल हो रहा होगा कि ये एंटीटॉक्सिन बनाया कैसे जाता है, आखिर बनता कैसे है। तो अगला देख लेते हैं, जो टॉपिक है हमारा एंटीटॉक्सिन प्रोडक्शन। अब एंटीटॉक्सिन बनाते कैसे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि सांप के जहर, जिसको एंटीजेन कहते हैं, सांप के जहर का कम मात्रा हम लोग क्या करते हैं, जंतु में डाल देते हैं, जैसे घोड़ा में डाल दिए, खरगोश में डाल दिए। तो जब सांप के जहर के कम मात्रा को घोड़ा या खरगोश में डालेंगे तो अब क्या होगा, वो जो सांप का जहर घोड़ा या खरगोश के शरीर में गया तो उसकी वह किसकी तरह काम करेगा, एंटीजेन की तरह, टेररिस्ट की तरह काम करेगा। तब घोड़ा और जो खरगोश का जो शरीर है उस जहर के विरुद्ध क्या बनाना शुरू कर देगा, एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है, और उस जहर को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। अब वो जो घोड़ा या खरगोश के शरीर में जो एंटीबॉडी बना उसको क्या किया जाता है, रक्त के द्वारा निकाल लिया जाता है, और उस रक्त को क्या कर दिया जाता है, क्लॉट करवाया जाता है, स्कंदित करवाया जाता है। क्लॉट से, उस रक्त स्कंदन से जो सीरम निकलता है उसी को क्या, किसके रूप में उपयोग किया जाता है, एंटीडोट के रूप में उपयोग किया जाता है। और वही सीरम को उस व्यक्ति के शरीर में डाला जाता है जिसको सांप काटे रहता है। तो एंटीटॉक्सिन बनाया कैसे जाता है, तो सांप के जहर के थोड़े से मात्रा को घोड़ा या खरगोश के शरीर में डाला जाता है। घोड़ा या खरगोश का जो शरीर है उस जहर के विरुद्ध एंटीबॉडी का निर्माण करता है। उसी एंटीबॉडी को क्या किया जाता है, रक्त के माध्यम से घोड़ा या खरगोश के शरीर से निकाल लिया जाता है, और उस ब्लड को क्लॉट करवा दिया जाता है, स्कंदित करवा दिया जाता है, और स्कंदित रक्त से जो सीरम निकलता है उससे एंटीटॉक्सिन बनाया जाता है। लेकिन ये जो एंटीटॉक्सिन जो कृत्रिम रूप से बनाया जाता है उसका जो प्रभाव जो होता है अल्पकाल के लिए होता है, ज़्यादा देर के लिए ये नहीं रहता है। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े, इम्यूनिटी पढ़े, रोग प्रतिरोधक क्षमता। इम्यूनिटी विकसित करने का 3 तरीका है। पहला तो बीमारी के माध्यम से, अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ जा रहा है तो उसके शरीर में स्वतः क्या होगा, एंटीबॉडी का निर्माण होगा। दूसरा, वैक्सीनेशन के माध्यम से, किसी व्यक्ति के शरीर में जानबूझकर क्या डाला जाता है, पैथोजेन डाला जाता है ताकि उस व्यक्ति के शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण हो सके। और तीसरा जो होता है वह क्या होता है, पैथोजेन के जगह शरीर में जहर आ जाए तो जहर के विरुद्ध भी एंटीबॉडी क्या होता है, निर्मित होता है, जिसको क्या कहते हैं, एंटीटॉक्सिन कहते हैं। उम्मीद करते हैं तीनों पॉइंट आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब अगला जो टॉपिक है वह है टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है उसका प्रकार क्या होता है। इम्यूनिटी 2 प्रकार का होता है, एक होता है इनेट इम्यूनिटी या इनबॉर्न इम्यूनिटी, दूसरा होता है एक्वायर्ड या एडेप्टिव इम्यूनिटी। इनेट मतलब बाय बर्थ, बचपन से, और दूसरा एक्वायर्ड मतलब प्राप्त किया हो गया, किसी से क्या करे, प्राप्त करे। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता 2 तरह का होता है, एक बचपन से होता है, दूसरा क्या होता है, बाद में प्राप्त करते हैं। जैसे देखिए कोई भी छात्र जो होते हैं उसके बारे में कहा जाता है इसमें नेचुरल टैलेंट है या इसका बचपन से टैलेंट, यानी कि नेचुरल टैलेंट कहने का मतलब क्या है कि उसमें बचपन से ही वह प्रतिभा था। और कुछ ऐसे भी छात्र होते हैं जो मेहनत करके क्या करते हैं, किसी खास चीज़ को अचीव करते हैं, तो वह क्या हो गया, एक्वायर्ड टैलेंट हो गया। इसी तरह इम्यूनिटी भी 2 प्रकार का, इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन एक्वायर्ड इम्यूनिटी का भी आगे 2 प्रकार, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। अब देखते हैं ये है क्या।
अब कुछ जो जंतु होते हैं, जब इन्नेट इम्यूनिटी जानते हैं क्या होता है, कुछ जंतु या जीव जो होते हैं उस पर किसी खास प्रकार के बीमारी का असर नहीं होता, किसी खास प्रकार के बैक्टीरिया या वायरस का असर नहीं होता। क्यों नहीं होता है? उसके शरीर में बचपन से ही वह एंटीबॉडी क्या होता है, मौजूद होता है, जो उस बैक्टीरिया या वायरस को क्या करता है, मार गिराता है। अब मन में ख्याल आता है बचपन से उसमें एंटीबॉडी कैसे आ गया? अभी तो हम पढ़े हैं कि भाई डिजीज जब तक नहीं होगा एंटीबॉडी होगा नहीं, तो बचपन से कैसे आया? तो उस बच्चे में माता और पिता से क्या आता है, वो एंटीबॉडी उसके शरीर में आता है और वही क्या करता है, वायरस या बैक्टीरिया से क्या होता है, लड़ता है। तो अगर किसी व्यक्ति में, किसी जंतु में बचपन से ही एंटीबॉडी मौजूद हो तो वह क्या, और किसी खास वायरस या बैक्टीरिया से लड़ने के लिए, तो इस प्रकार की इम्यूनिटी को क्या कहा जाता है, इन्नेट या इनबॉर्न इम्यूनिटी कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे एक बीमारी होता है डिस्टेम्पर। यह डिस्टेम्पर बीमारी जो है वह कुत्ता का बीमारी है, जानलेवा बीमारी है डिस्टेम्पर कुत्तों में। अब यह कुत्ता का जो डिस्टेम्पर जानलेवा बीमारी वो हमारे शरीर में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? कि हमारे शरीर में इस बीमारी के विरुद्ध में पहले से मौजूद क्या है, एंटीबॉडी है। इसलिए डिस्टेम्पर का जो आपका पैथोजन है हम लोग को संक्रमित नहीं कर सकता है। दूसरा होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जिसको क्या कहा जाता है, एडेप्टिव इम्यूनिटी कहा जाता है। एडेप्टिव इम्यूनिटी अभी तक जो पढ़ते आ रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर में बीमारी हो या फॉरेन मटेरियल प्रवेश करे, तब जो एंटीबॉडी विकसित करता है जीव, उसको क्या कहा जाता है, एक्वायर्ड या एडेप्टिव इम्यूनिटी। यह बचपन से नहीं आता, ये किसी माता या पिता से नहीं होता, ये व्यक्ति क्या होता है, खुद विकसित करता है। और इसको क्या कहते हैं, एक्वेटिव या एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। अगर माँ बाप से विरासत में अगर ज़मीन मिल रहा है, मकान मिल रहा है, तो वह आपका इन्नेट हो गया। अगर आप खुद से अर्न करके आप ज़मीन और मकान बना रहे हैं तो वह क्या कहलाएगा, एक्वायर्ड या एडेप्टिव कहलाएगा। इसी तरह माँ बाप से अगर कोई एंटीबॉडी मिल रहा है वह इन्नेट हो गया। अगर हम लोग खुद विकसित कर रहे हैं तो वह क्या कहलाता है, एक्वायर्ड कहलाता है। आगे बताएं कि एडेप्टिव या एक्वायर्ड इम्यूनिटी का दो प्रकार, एक को कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरे को पैसिव इम्यूनिटी। और एक्टिव और पैसिव समझते हैं क्या? अब देखिए स्मोकिंग, देखिएगा अगर कोई व्यक्ति है वह स्मोकिंग कर रहा है और उसका मित्र उसके सामने खड़ा है, तो जो व्यक्ति स्मोकिंग करता है खुद, वह क्या कहलाता है, एक्टिव स्मोकर कहलाता है। और वह जो धुआं फेंकता है बाहर, अब उसका मित्र उसको क्या कर रहा है, ब्रीथ कर रहा है, अंदर ले रहा है, तो वह क्या कहलाता है, पैसिव स्मोकर कहलाया। यानी कि जो खुद स्मोकिंग किया वह क्या कहलाया, एक्टिव स्मोकर, और जो उसका धुआं ग्रहण किया वह क्या कहलाया, पैसिव स्मोकर कहलाया। तो एक्टिव इम्यूनिटी होता क्या है, इसके बारे में जानते हैं कि अगर व्यक्ति के शरीर में खुद एंटीबॉडी बने तो वह क्या कहलाता है, एक्टिव इम्यूनिटी कहलाता है। यानी कि रोग से लड़ने के लिए, बीमारी से लड़ने के लिए अगर व्यक्ति का शरीर खुद अपने भीतर एंटीबॉडी विकास करता हो तो उसको क्या कहते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। पैसिव इम्यूनिटी किसको कहा जाता है, कभी कभी किसी व्यक्ति के शरीर में एंटीबॉडी विकसित नहीं हो पाता है, तो वैसे व्यक्ति जिसमें पहले से एंटीबॉडी विकसित है उससे लेकर क्या किया जाता है, उस व्यक्ति के शरीर में डाल दिया जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। कि पैसिव इम्यूनिटी किसको कहा जाता है, कि जब दूसरे जीव के शरीर से एंटीबॉडी को लेकर किसी व्यक्ति के शरीर में डाला जाता है, तो जिसमें पैथोजन हो या जिसमें वायरस का आक्रमण है उसको क्या कहते हैं, पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। प्लाज्मा थेरेपी जो है एक प्रकार का क्या है, पैसिव इम्यूनिटी है। इसमें क्या होगा कि जो मरीज़ ठीक हो गया है, कोरोना वायरस से क्या हो गया, ठीक हो गया है, उसके एंटीबॉडी को निकाल कर संक्रमित व्यक्ति का शरीर में डाल दिया जाएगा ताकि वह एंटीबॉडी जो हो उसके शरीर में क्या करे, काम करे। तो पूछ देगा प्लाज्मा थेरेपी किस प्रकार के इम्यूनिटी का उदाहरण है, तो पैसिव इम्यूनिटी का। तो उम्मीद करते हैं कि प्लाज्मा थेरेपी से संबंधित जितने भी शब्दावली हैं उसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग आते हैं कि प्लाज्मा थेरेपी है क्या। अब आप आसानी से समझ जाएंगे कि प्लाज्मा थेरेपी होता क्या है। अब आ जाए हम लोग कन्वैलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी। अब देखिए कन्वैलेसेंट मतलब क्या होता है, कि वैसे व्यक्ति जो स्वस्थ हो गए हैं, कोई बीमारी था उससे स्वस्थ हो गए तो उसको क्या कहते हैं, कन्वैलेसेंट। प्लाज्मा उस व्यक्ति के, स्वस्थ व्यक्ति का जो प्लाज्मा निकाला जाता है उसको क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। और प्लाज्मा तो समझ ही गए हैं क्या होता है, तो अब समझिए क्या किया जाएगा। कोरोना वायरस अभी क्या है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। बहुत सारे मरीज अब सुन रहे होंगे, न्यूज़ में आ रहा होगा कि वो मरीज अब कोरोना वायरस से क्या हो गए हैं, ठीक हो गए। अब कैसे ठीक हो गए होंगे इसको तो आप समझ गए होंगे। उनके शरीर में पहले कोरोना वायरस क्या किया होगा, आक्रमण किया होगा। तो कोरोना वायरस किसकी तरह वहाँ पर काम किया, एंटीजेन की तरह काम किया। उसके रिस्पॉन्स में क्या किया होगा, उस व्यक्ति के शरीर में एंटीबॉडी क्या हुआ होगा, विकसित हुआ होगा। और एंटीबॉडी का संख्या जब बहुत ज़्यादा हो गया होगा तो कोरोना वायरस को क्या किया, वह लड़के
बाहर निकाल दिया और वह व्यक्ति क्या हो गया, स्वस्थ हो गया। यानी कि वो स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में अब पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडी जो है विकसित हो चुका है ताकि वह कोरोना वायरस से क्या हो सके, लड़ सके। अब क्या किया जाएगा, उस स्वस्थ व्यक्ति के शरीर से क्या किया जाएगा, एंटीबॉडी निकाला जाएगा। और एंटीबॉडी हम बताए थे कहाँ पाया जाता है, तो ब्लड प्लाज्मा में। तो क्या किया जाएगा, उस स्वस्थ व्यक्ति के शरीर से ब्लड निकाला जाएगा, रक्त निकाला जाएगा, रक्त के प्लाज्मा को अलग कर लिया जाएगा जिसमें क्या होता हो, एंटीबॉडी होता हो, और जो ब्लड सेल है पुनः उस व्यक्ति को लौटा दिया जाएगा। और उस व्यक्ति के ब्लड प्लाज्मा जिसमें एंटीबॉडी मौजूद है उसको जो संक्रमित व्यक्ति है उसके शरीर में क्या किया जाएगा, रखा जाएगा ताकि वह कोरोना वायरस से क्या हो सके, लड़ सके। मान लीजिए कि अभी भारत और किसी चीन में युद्ध हो जाए, अब भारत के पास सैन्य बल कम पड़ने लगे। अब सैन्य बल भारत के पास कम पड़ने लगे तो भारत क्या करेगा, रसिया से सैनिक को मंगाएगा या अमेरिका से क्या करेगा, सहायता मांगेगा या इजराइल से सहायता मांगेगा। यानी कि भारत के पास सैन्य बल कम पड़ने लगेगा तो वैसे देश से सैनिक मंगाएगा जिसके पास सैन्य बल क्या है, ज़्यादा है, या पहले वह लड़ के क्या कर चुका है, जीत चुका है, या उसके पास तकनीक जो है भारत से बेहतर है, उससे सैन्य बल क्या कर सकता है, मंगा सकता है। उसी तरह जो व्यक्ति स्वस्थ हो गया कोरोना से, उसके शरीर में सैनिक का मात्रा ज़्यादा हो गया, यानी कि एंटीबॉडी का मात्रा ज़्यादा हो गया, उसके शरीर से एंटीबॉडी को निकाला जाएगा और उसको क्या किया जाएगा, संक्रमित व्यक्ति के शरीर में रख दिया जाएगा ताकि वह कोरोना से क्या हो सके, लड़ सके। और चूँकि एंटीबॉडी कहाँ पाया जाता है, तो प्लाज्मा में पाया जाता है। तो उस जो स्वस्थ व्यक्ति से के शरीर से प्लाज्मा को निकालकर संक्रमित व्यक्ति में क्या किया जाएगा, रखा जाएगा ताकि वह संक्रमित व्यक्ति भी स्वस्थ हो सके। तो उम्मीद करते हैं कि आप प्लाज्मा थेरेपी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इससे संबंधित अगर कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आगे कोई भी प्लाज्मा थेरेपी से नया अपडेट आता है तो वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। अगर आप वीडियो देखते हैं तो कमेंट के माध्यम से आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो हमारा कैसा लग रहा है। ये हमको ना केवल प्रोत्साहित करेगा बल्कि आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित भी करते रहेगा। तो आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।